हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाले स्लाइड्स में। और गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइज, स्टार्ट करेंगे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से जो कि श्री सैलम मंदिर पर हमें देखने को मिला है। कुछ कॉपर प्लेट पर इंस्क्रिप्शन जो है वो पाए गए हैं, कुछ लिखावट हम लोग को देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि अराउंड 18 कॉपर लीव्स जो हमें देखने को मिल रही है, तांबे की पत्तियां हम लोग को देखने को मिली है। पत्ती का मतलब वो पत्ती वाला पत्ती नहीं, मतलब पतली सी प्लेट हम लोग को तांबे की देखने को मिली है, जिन पर जो है वो करीब बताया जा रहा है कि 14 से लेकर 16वीं सेंचुरी के बीच पर, मतलब इस समय पर, इस पीरियड पर 14 से 16वीं शताब्दी के बीच की बताई जा रही है ये कि इंस्क्रिप्शन जो है, जो लिखावट जो हम लोग को देखने को मिल रही है 14th और 16th सेंचुरी के बीच की बताई गई है। तो ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन देवस्थानम, तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एंशियंट गंता मठ है या मथम जैसे हम लोग बोलते हैं, ये श्री सैलम टेंपल के कॉम्प्लेक्स में है। यहां पर 6 सेट्स जो है वो पाए गए हैं कॉपर प्लेट के, जिसमें हम लोग को इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। कुछ लिखावट जो है वो पाई गई है एंशियंट पीरियड की, एंशियंट टाइम की। और इस इंस्क्रिप्शन में ये चीज बताई जा रही है कि जो लिखा हुआ है कि जैसे कि काफी सारे लोगों ने इस मंदिर को बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किए हैं, तो उसके बारे में ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर मेंशन्ड है। तो 6 सेट्स में से 4 हम लोग को इंस्क्रिप्शन संस्कृत में देखने को मिले हैं और नंदी नागरी स्क्रिप्ट में देखने को मिले हैं, और 2 दूसरी प्लेट जो है गाइस, तो इसमें इंस्क्रिप्शन जो लिखे हुए हैं वो तेलुगु स्क्रिप्ट में मेंशन्ड है, राइट। तो श्री सैलम मंदिर पर ये हमें देखने को मिले। मेरा आपसे एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि ये श्री सैलम मंदिर कहां पर है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा होगा, आंध्र प्रदेश। अगर नहीं लिखा है तो यहां पर लिख लो, और जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये कॉपी आती है तो वहीं पर लिख लो कि श्री सैलम मंदिर, यहाँ पहले पेज पर लिख लेना आप, या फिर आपकी जो हैंडआउट्स है उस पर लिख लेना आंध्र प्रदेश, कि आंध्र प्रदेश है ये। तो अभी अपने हाथों से लिखिएगा जरूर इसको। राम प्रसाद बिस्मिल, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, तो हाल ही में संस्कृत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती को चिन्हित करने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज की बात करें गाइस राम प्रसाद बिस्मिल जी से रिलेटेड, तो 11 जून 1897 को ये जन्मे थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के घर में इनका जन्म हुआ था। तो इनके माता पिता का नाम है ये, राइट। और
कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे ये, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश औपनिवेशक ताकतों का विरोध किया था। तो अंतिम सांस तक ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस जो है उनको रेजिस्ट किया था इन्होंने। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज में शामिल हो गए थे ये। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य समाज जो है वो किसके द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है, तो दयानंद सरस्वती जी, याद रखिएगा। राइट, ये चीज पहले पूछी जा चुकी है और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था आर्य समाज का। और उन्होंने अक्सर साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में कविता को अपनी पसंद के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तो पोएट्री को ये वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। पोएट्री कर करके, पोएम्स वगैरह के माध्यम के थ्रू एक तो लोगों में जो है वो जोश पैदा करते थे, दूसरा कॉलोनियल फोर्सेस को रेजिस्ट करते थे अपनी पोएट्री के थ्रू। तो ये चीज इनकी हमें देखने को मिलती थी। राइट, जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस जो थी ना, कॉलोनियल फोर्सेस, साम्राज्यवादी ताकत जो थी, तो उनको अपनी पोएट्री के थ्रू, अपनी कविताओं के थ्रू, पोएम के थ्रू जो है ये रेजिस्ट करते थे उनका। राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिलती थी। और एक भारतीय राष्ट्रवादी और आर्य समाज मिशनरी भाई परमानंद को दी गई मौत की सजा के बारे में पढ़ते ही एक क्रांति के आदर्शों ने सबसे पहले उनके दिमाग में जड़ें जमा ली थी। तो देखो, जैसे ही डेथ सेंटेंस जो है वो अवॉर्ड किया गया था भाई परमानंद जी को, राइट, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, आर्य समाज मिशनरी थे, जब उन्होंने इनके बारे में पढ़ा तो ये जो रेवोल्यूशन का जो आइडियल्स जो हैं वो इनके दिमाग में जो है वो, इनके रूट्स में जो है वो बैठ गया, दिमाग की जड़ों में। मतलब होता है ना कि कोई एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको जो है वो मतलब एक चीज चूज करने में मदद करती है। जैसे कि आप भी आज सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि कोई ना कोई फोर्स होगी जो आपको ये तैयारी करने के लिए मजबूर कर रही होगी। तो वैसे ही ये जो रेवोल्यूशनरी जो बने थे, उसके पीछे जो इंसिडेंस था वो यही हम लोग को देखने को मिला था। और वो तब मात्र 18 वर्ष की उम्र के थे और उन्होंने अपनी कविता मेरा जन्म के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। तो क्वेश्चन यहां से भी उठा के पूछा जा सकता है कि पोएम मेरा जन्म किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको इस चेहरे को ध्यान में रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, ये नाम आप ध्यान में रखना है। राइट, आप लोगों को। राइट, और माना जाता है कि हिंसा, रक्तपात के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसका अर्थ था कि उनके विचार महात्मा गांधी के अहिंसा के आदर्शों के बिल्कुल विपरीत थे। तो ये इनका कहना था कि फ्रीडम जो है वो अचीव नहीं की जा सकती बिना वॉयलेंस के। मतलब ये बोलते थे कि फ्रीडम अगर अचीव करनी है, आज़ादी अगर चाहिए, तो हिंसा तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके तहत हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के जो आइडियल्स हैं अहिंसा के, तो उसके ये बिल्कुल विपरीत अपोजिट आइडियल्स इनके हमें देखने को मिलते थे। इनका कहना था कि खून बहाकर ही, ब्लड शेड के थ्रू ही, वॉयलेंस के थ्रू ही जो है वो हिंसा करके ही जीत जो है वो या फिर इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल की जा सकती है। इनके योगदान की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो संगठन मातृवेदी, राइट, ऑर्गेनाइजेशन मातृवेदी बनाया इन्होंने और स्कूल शिक्षक गेंदालाल दीक्षित से संपर्क किया। राइट, तो ये गेंदालाल दीक्षित जो एक स्कूल टीचर थे, इनसे संपर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन मैत्रीवेदी इन्होंने बनाया। दोनों ने क्रांतिकारी विचारों को साझा किया, मतलब कि गेंदालाल दीक्षित जी ने, और देश के युवाओं को ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए संगठित करना ये दोनों चाहते थे। बिस्मिल सचिंद्र नाथ सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। ये चीफ फाउंडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। राइट, सचिंद्र नाथ सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ हम लोग को ये देखने को मिले थे। और इसके अलावा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका संविधान मुख्य रूप से बिस्मिल द्वारा तैयार किया गया था। इनसे रिलेटेड कुछ मामले, जो मेजर केसेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो इनसे रिलेटेड मुख्य मामलों की बात करें गाइस, तो 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल थे ये, जिसमें पुलिस ने बिस्मिल सहित कुछ युवाओं को ऐसी किताबें बेचते हुए पाया जो सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। मतलब कि सरकार ने जिन किताबों को प्रिस्क्राइब नहीं किया था सेल करने के लिए, ऐसी किताबें जो है ये बांट रहे थे युवाओं में। राइट, तो ये मणिपुर कॉन्स्पिरेसी 1918 की जो थी वो इन्हीं से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिली थी। देशवासियों के नाम
इस शीर्षक से, इस टाइटल से एक पैम्पलेट जो होता है ना, तो ये इन्होंने प्रकाशित किया, पब्लिश किया और इसे अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ वितरित किया। राइट, मैनपुरी की प्रतिज्ञा इनकी एक पोएम थी, उसके साथ जो है वो इन्होंने ये पैम्पलेट को, देशवासियों का नाम टाइटल से ये पैम्पलेट थी, तो इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। राइट, और पार्टियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा भी था। राइट, और वह यमुना नदी में कूदकर गिरफ्तारी से बच गए थे और 1925 में बिस्मिल और उनके साथी चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान, इन्होंने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन लूटने का फैसला किया था। तो इसके ट्रेन लूटने वाली आपको पता ही होगी कि ये वाली जो स्टोरी थी ये काफी ज्यादा फेमस भी थी, आपको शायद याद भी होगा, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो। और वे अपने प्रयास में सफल रहे, लेकिन हमले के 1 महीने के अंदर ही अंदर 1 दर्जन अन्य एचआरए सदस्यों के साथ गिरफ्तारी कर ली गई थी, यानी कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं के साथ काफी सारे एचआरए के जो मेंबर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। और काकोरी षड्यंत्र मामले के तहत मुकदमा चलाया गया। कानूनी प्रक्रिया 18 महीने तक चली। बिस्मिल, लाहिड़ी, खान और ठाकुर रोशन सिंह की मौत की सजा दी गई, यानी कि इन लोगों को मौत की सजा जो है वो सुनाई गई थी। और अहमदाबाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 के अधिवेशन में इन्होंने भी भाग लिया था। 1921 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अहमदाबाद के अंदर, तो वो भी इनके द्वारा अटेंड किया गया था। तो ये कुछ स्टोरी है इनसे रिलेटेड जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे की बात करते हैं। गोरखपुर सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान बिस्मिल एक राजनीतिक कैदी के रूप में व्यवहार करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए थे। मतलब कि जैसे ही इनको सेंट्रल जेल में बंद किया गया, अरेस्ट किया गया, तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी। इनकी डिमांड थी कि इनको एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, एक राजनीतिक कैदी के रूप में इनके साथ व्यवहार होना चाहिए, तो ये इनकी मांग थी। और लखनऊ सेंट्रल जेल में बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, याद रखिएगा, और जिसे हिंदी साहित्य में बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है। और पंत गीत मेरा रंग दे बसंती चोला बहुत फेमस गाना है, ये भी माना जाता है, जो कि इन्हीं का ही हम लोग को देखने को मिला था, मेरा रंग दे बसंती चोला। इनकी डेथ से रिलेटेड बात करेंगे तो 19 दिसंबर 1927 का वो दिन था जिस दिन गोरखपुर जेल में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। और मतलब फांसी की सजा पहले ही हो गई थी, फिर उसके बाद इनको फांसी की सजा, मतलब फांसी दे दी गई थी। और राप्ती नदी के तट पर अंतिम संस्कार इनका किया गया था और बाद में इस स्थल का नाम राजघाट जो है वो रखा गया। तो ये कुछ चीजें हैं गाइज इनसे एसोसिएटेड जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। राइट, अब देखो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। गाइज हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन श्योर शॉट क्रैक करने में मदद करेंगे। इन कोर्सेज की डिटेल्स मैं लास्ट में देता हूं, अभी हम लोग पहले टॉपिक्स को कवर करते हैं। जिन भी स्टूडेंट को कोर्सेज के बारे में जानना है, लास्ट में जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा तो लास्ट में आप सुन लीजिएगा, मैं पूरी डिटेल्स आपको दे दूंगा। गलवान क्लैश जो है गाइस, गलवान का जो संघर्ष था उसको 1 साल जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको पता होगा गलवान वैली में जो इशू हम लोग को चाइना और इंडियन फोर्सेस के बीच में देखने को मिला था, तो चाइनीज और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जो क्लैश हुआ था गलवान वैली में, तो उसको 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए गाइस, इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है ये 3440 से ज्यादा और कई सारे सोर्सेज में 3448 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है। ये है, तो इसके बारे में आपको फैक्ट बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। आप 3440 के आसपास भी अगर ऑप्शंस में आ जाते हैं तो वो करेक्ट ही माने जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ सोर्सेज में 3448 लिखा है, कुछ कुछ में 3440, कुछ कुछ में 3445 लिखा हुआ है। मेरा आपसे एक सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो कौन सी कंट्रीज हमारे इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर देना। कितने किलोमीटर की सभी की बाउंड्री है, दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आप लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी स्टेट्स के साथ ये कंट्री जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है, जिसके बारे में मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। तो ये 3 क्वेश्चंस के आप जरा आंसर लिखकर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। जो भी मैं आपको टास्क देता हूं तो ये आप जरूर पूरा करा करें। तो 2020 का समय था, आप सभी लोग वाकिफ हैं इस चीज से, हमने डिस्कस भी किया था। इंडिया और चाइनीज की आर्मी जो थी गाइज वो एक दूसरे के सामने आ गई थी। स्टैंड ऑफ हम लोग को देखने को मिला था 3 पॉइंट्स पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, गलवान रिवर वैली, हॉट स्प्रिंग एरिया और पैंगोंग लेक। ये 3 स्पॉट्स ऐसे थे जहां पर टेंशन जो है वो क्रिएट हो गया था, दोनों आर्मी जो है वो एक दूसरे के सामने आ गई थी। इवन एज इंडिया एंड चाइना वर एंगेज्ड इन मिलिट्री लेवल टॉक्स एंड इन कंट्रोल्ड एंगेजमेंट, तो कंट्रोल एंगेजमेंट था, मिलिट्री लेवल की वार्ता थी। और एक वॉयलेंट फेस ऑफ भी हो गया था आर्मी ट्रूप्स के बीच में,
गलवान वैली के अंदर ईस्टर्न लद्दाख क्षेत्र में। तो क्वेश्चन कैन कम कि गलवान वैली कहां पर है, तो ईस्टर्न लद्दाख का क्षेत्र है, वहां पर हम लोग को गलवान वैली देखने को मिलती है। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखो। दूसरा पॉइंट, यहां पर वॉयलेंट क्लैश हो गया था, मतलब कि हाथापाई जो है वो हो गई थी बुरी तरह से हमारे सोल्जर्स के बीच में और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में। स्ट्रेटेजिक पॉइंट की अगर हम बात करें या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हम बात करें गलवान रिवर वैली के, तो गलवान रिवर जो है गाइस, पहली बात तो ये हाईएस्ट रिज लाइन हम लोग को देखने को मिलती है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है ये गलवान नदी, राइट, गलवान रिवर। और ये अलाउ करती है चाइनीज को कि चाइनीज जो है वो श्योक रूट पासेस के थ्रू जो है वहां पर आ सकते हैं, नदी के नजदीक आ सकते हैं। तो ये चीनियों को श्योक मार्ग दर्रे पर हावी होने देती है जो नदी के काफी ज्यादा करीब है, राइट। इट लाइज अलॉन्ग द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी, एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर पर ये हमें देखने को मिलती है, और अस्काई चिन के काफी नजदीक ये नदी है, राइट, या ये वैली है। और ये डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको इंडिया और चाइना जो है वो दोनों क्लेम करती हैं, और इस एरिया पर अस्काई चिन के कंट्रोल जो है वो अभी एट प्रेजेंट चाइना का हम लोग को देखने को मिलता है। तो टेंशन जो है वो किस कारण से हम लोग को इस एरिया पर देखने को मिली है, तो इंडिया जो है गाइस यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रही है एक फीडर रोड दाबरुक श्योक विलेज और दौलत बैग ओल्डी रोड। तो ये हम लोग जो है वो यहां पर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। रोड जो है वो श्योक नदी के साथ साथ जो है वो चलती है, जो कि काफी क्रिटिकल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग को एलएसी के नजदीक देखने को मिलता है, जिसमें आपको बताया कि श्योक पर जो है श्योक रूट यहां पर जो हमें देखने को मिलती है, वहां पर कब्जा जो है वो चाइना का हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी के पास से होकर गुजर रही है ये रोड, और चाइनीज जो है गाइस इस एरिया पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और उनको ये डर था कि इंडिया जो है वो इस प्रकार से यहां पर जो कंस्ट्रक्शन कर रही है उसके कारण इंडिया जो है वो अपनी मतलब इस तरफ ना आ जाए, मतलब उनकी तरफ जो है वो उनकी बॉर्डर की तरफ ना आ जाए। वो सोच रहे हैं कि वो उनका बॉर्डर है बट वो तो हमारा एरिया है, राइट। तो उसको यही डर था कि इस तरफ वो आ जाएंगे, तो इसलिए इस प्रकार का अपोज हम लोग को देखने को मिला था चाइना की तरफ से, और इस प्रकार से हम लोग को एक दूसरी आर्मी जो है वो एक दूसरे के सामने जो है वो खड़ी हो गई। तो मेन वजह उसकी यही थी, ये कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था जिसने जो है वो आग दे दी थी मतलब चाइनीज के सोल्जर को। तो चीन इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें डर था कि भारतीय पक्ष नदी घाटी का उपयोग करके अस्काई चिन पठार पर अपनी स्थिति को खतरे में डाल सकते हैं, यानी कि उनकी जो स्थिति है उसको खतरे में डाल सकते हैं इंडिया। तो एक्शन जो है वो चाइना के द्वारा क्या लिया गया इस इवेंट के बाद, मतलब कि हमने जो कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट किया तो उसके बाद चाइना ने क्या एक्शन लिए। तो पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, ये चाइना की आर्मी है। तो इसने क्या किया, इसने अपनी तरफ एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ गहराई वाले क्षेत्रों में, डेप्थ वाले एरियाज में उसकी तरफ इसने और आवास का निर्माण कर दिया, यानी कि वहां पर एकोमोडेशन साइट जो है वो इसने बिल्डअप कर दी, और क्षेत्र में लंबी दूरी की उपस्थिति स्थापित करने की तैयारी कर रहा है ये। तो एट प्रेजेंट जैसे हमने देखा था कि कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश के पास भी काफी नजदीक इसने गांव वगैरह जो है वो सेटअप कर दिए हैं, बना दिए हैं विलेजेस वगैरह। तो वैसे ही इस यहां पर भी इस क्षेत्र पर भी ये कर रहा था, लद्दाख क्षेत्र के पास ये इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन इसने शुरू करने की कोशिश करी। और ट्रूप्स जो थे गाइस वो यहां पर लगातार जो है वो घूम रहे थे चाइना के एरिया में, राइट। तो इन ट्रूप्स को जो है वो लगातार घुमाया जा रहा था बार बार, और चाइना जो है इवन बहुत तेजी से अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है वो शुरू कर रही थी। यहां पर अस्काई चिन के एरिया पर जो कन्फ्रंट्रेशन पॉइंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जहां पर मेनली जो टकराव होते हैं, जो टकराव बिंदु हैं, तो वहां पर वो बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इसने शुरू कर दी, राइट। और इसके अलावा स्मॉल आर्म एक्सरसाइज भी यहां पर कंडक्ट की जा रही थी पीएलए के द्वारा तिब्बत के अंदर, राइट। आर्म एक्सरसाइज होती है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, तो ये कंडक्ट कर रही थी तिब्बत के क्षेत्र में। इस एक्सरसाइज में पीएलए के सोल्जर जो है वो उन्हें ट्रेन किया जा रहा था एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर्स के साथ। वहां पर एंटी टैंक रॉकेट्स भी ला दिए गए थे, राइट। ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ उनको ट्रेनिंग करवाई जा रही थी, एंटी क्राफ्ट मशीन गन्स वगैरह भी वहां पर, और दूसरे वेपन्स की भी उनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी यहीं पर इसी के नजदीक। तो मतलब कि कहीं ना कहीं से वो प्रिपरेशन कर रहे थे किसी प्रकार के युद्ध की। ऐसा अब देखो, आप खुद सोचो, बॉर्डर के उस पार अगर इस तरीके की इतनी इस प्रकार की मतलब ऐसी एक्टिविटी अगर होगी, इस प्रकार की ट्रेनिंग होगी, तो कहीं ना कहीं इंडियन साइड को भी तो वो लगेगा ना कि यार कहीं वो प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा है, राइट। हम ऐसा थोड़ा ना मान सकते हैं, ऐसा मानकर इग्नोर थोड़ा ना कर सकते हैं कि यार सामने वाली कंट्री जो है वो अपनी आर्मी को बेटर बनाने के लिए हो सकता है ऐसी ट्रेनिंग कर रही हो। अगर ऐसा हम लोग मानेंगे तो गलती है हमारी। तो इसलिए हमारे सोल्जर्स की भी हम लोगों ने यहां पर भी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी थी, मतलब कि अगर कुछ होता है तो हमारे सोल्जर जो है वो रेडी रहे बिल्कुल। तो रिपोर्ट जो है वो इंडिकेट करती है कि चाइना ने यहां पर लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरीज भी डिप्लॉय कर दी थी। लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी इसने तैनात कर दी थी इस क्षेत्र पर, बॉर्डर के क्षेत्र पर। और कितने ऊपर ऊंचाई पर, तो 5200 मीटर की ऊंचाई पर इसने इस क्षेत्र में बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स भी सेटअप कर दिए थे। और
तनावपूर्ण गतिरोध के बाद पिछले 1 साल से बर्खास्तगी मतलब कि डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है, यानी कि किसी भी प्रकार से एंगेज जो है वो इंडियन आर्मी मिलिट्री आर्मी के साथ नहीं हो रही है, क्योंकि एंगेज होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो युद्ध वाली गर्मा गर्मी हो जाएगी और फिर लड़ाई झगड़े फिर से शुरू हो जाएंगे, राइट। तो अभी हम लोगों ने बिल्कुल उस चीज को शांत करके रखा है कि ना वो यहां पर आए घूमने ना हम वहां पर जाएंगे। तो अभी हमने उस एरिया पर बिल्कुल शांति बना के रखी हुई है। तो इसके बारे में पहले भी मैं हालांकि आपको बता चुका हूं। तो पिछले साल मई में गतिरोध शुरू होने के बाद से भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में विघटन और तनाव कम करने के लिए अब तक 11 दौर की सैन्य वार्ता की है। 11 राउंड्स की मिलिट्री टॉक्स अभी तक सिर्फ कंडक्ट करी है हम लोगों ने, कि जिससे कि डिसएंगेजमेंट रहे प्रॉपर तरीके से, राइट। और इन सभी वार्ताओं में भारत का उद्देश्य अप्रैल 2020 की यथा स्थिति की बहाली रहा है, कि रिस्टोर कर दिया जाए उस स्टेटस को जो हम लोग को अप्रैल 20 में देखने को मिला था। दोनों पक्ष पैंगोंग सो के उत्तरी तट पर आंगुलिया के क्षेत्र, जो हम लोग को वहां पर फिंगर्स एरिया देखने को मिलता है ना पैंगोंग सो वाले एरिया में। तो गाइस एक बस छोटी सी मेरी हेल्प करोगे आप? मैं रेगुलर स्टूडेंट से कह रहा हूं कि मैंने जो आप लोगों को जो टॉपिक पूरा समझाया था, एक तो आप आज ही उसको जाकर रिवाइज करो। चाइना के टॉपिक को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसमें फिंगर एरियाज को भी काफी डिटेल में हर एक चीज हर एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था। आप जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बता देना कि किस डेट को वो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे, राइट। पहले तो आप रिवाइज कर लो अपनी मैगजीन से, उसके बाद फिर जरूर बता देना यार, क्योंकि जिससे क्या फायदा होगा कि अपने जो नए स्टूडेंट जो जुड़ रहे हैं तो उनको ये डेट मिल जाएगी। और बाई चांस अगर नए स्टूडेंट से मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये पूरे टॉपिक को अच्छे से जानना है तो हमारा जो एक टेलीग्राम का चैनल है टेलीग्राम का, तो उसकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना और वहां पर आप मांग लेना लिंक्स वगैरह। अगर बाई चांस अपडेट नहीं होती है नीचे कमेंट बॉक्स पे तो हुआ तो मैं आपको सर्च करके प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैंने ये वाला टॉपिक जो है वो पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोनों साइड्स ने एग्री किया कि ये एक्चुअल डिसएंगेज करेंगे फिंगर एरियाज पर, मतलब कि एक फिंगर एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहां पर ना चाइना आर्मी आएगी ना इंडियन आर्मी आएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक एग्रीमेंट जो है वो चाइना के साथ कर लिया था, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और दोनों पक्षों ने दक्षिण तट पर कैलाश पर्वतमाला की ऊंचाइयों को भी खाली कर दिया, कि कैलाश रेंजेस पर भी कोई भी नहीं जाएगा वहां पर, राइट। ना चाइनीज आर्मी जाएगी ना मतलब इंडियन आर्मी जाएंगी। और यहां पर भारतीय सेना लाभप्रद स्थिति में थी, मतलब कि इंडियन आर्मी जो थी वो एडवांटेजियस पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिली थी इसके साउथ बैंक पर। तो मना कर दिया कि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई एंगेजमेंट ना इंडियन आर्मी की तरफ से होगा ना चाइनीज आर्मी की तरफ से होगा। और कुछ क्षेत्र हम लोग को गोगरा के देखने को मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग के देखने को मिलते हैं, साथ साथ डैम चौक का एरिया और एक स्ट्रेटेजिक देप्सांग वैली का एरिया। यहां पर कोई भी हम लोगों ने प्रोग्रेस नहीं करी टॉक्स की, यानी कि वार्ता किसी प्रकार की नहीं हुई डिसएंगेजमेंट को लेकर। तो यहां पर वो स्थिति जो है वो जैसी है वैसी की वैसी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं तो 1 साल में हम लोगों ने जो इशू हुआ था, जो क्लैशेज हुए थे, तो उसको खत्म करने के लिए हमने थोड़ी सी डिस्टेंस थोड़ी सी दूरी बना ली है। कैसे बनाई है? तो ना हमारी इंडियन आर्मी यहां पर ज्यादा राउंड्स लगाती है ना चाइनीज आर्मी यहां पर ज्यादा राउंड्स लगाती है। दोनों ही दूर हो गए, दोनों ही कोई बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि जब मिलिट्री एंगेजमेंट होगा तो उसमें अगर बाई चांस गर्मा गर्मी हो गई तो फिर से दिक्कत आ सकती है। तो अभी जो है वो मान के चलो कुल मिलाकर कि कोई एक्टिविटी यहां पर नहीं हो रही है। बट हाँ, बीच में कुछ खबरें आई थी, आपको शायद पता भी होगा, कि जिसमें हमने डिस्कस भी किया था इस चीज के बारे में। बट बाद में जाकर आर्मी ने ये चीज कह दिया था कि कोई भी अभी वहां पर किसी प्रकार का एंगेजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि बीच में एक बार और ऐसी कुछ खबर आ गई थी कि एंगेजमेंट हुआ इंडियन आर्मी का इसी एरिया पर चाइनीज आर्मी के साथ, और इसमें मतलब हाथापाई भी हो गई है, यानी कि मतलब सोल्जर्स के बीच में जो है वो हाथापाई हो गई। तो ऐसी चीज अभी आई थी, बट आर्मी ने हमारी क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो वाली पब्लिकेशन भी हम लोग को द हिंदू में ही देखने को मिला था, बट उस चीज को बाद में आकर क्लियर कर दिया। चलो एनीवेज गाइस, तो ये वाली चीज थी जिसके बारे में एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए। अब गाइस डिस्कस करेंगे G7 मीट के बारे में। तो लीडर्स जो 7 नेशन के G7 के हमें देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये G7 कंट्रीज के लीडर्स के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि G7 कंट्रीज कौन सी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान और इटली, राइट। तो ये 7 कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं गाइस, तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नवॉल यहां पर मिले हैं। और 47th एडिशन हम लोग को ग्रुप ऑफ 7 समिट का G7 समिट का देखने को मिला है। अब देखिए गाइस, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में शिखर सम्मेलन में खुले समाज और खुली अर्थव्यवस्थाएं, ओपन सोसाइटीज एंड ओपन इकोनॉमीज, इस पर अतिथि देश यानी कि जो हमारी ये जो कंट्रीज हैं G7 कंट्रीज, इनके लिए एक विशेष आउटरीच सत्र में बोलते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे अमीर G7 देशों के साथ सत्तावाद के खतरों से लड़ने के लिए ऑथोरिटेरियनिज्म के जो थ्रेट्स हैं
इनसे लड़ने के लिए, काम करने के लिए एक स्वाभाविक सहयोगी है, एक नेचुरल अलाय है। तो ऐसा जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने G7 की मीटिंग के दौरान जो है ये चीज कही है, राइट। और रविवार को ब्रिटेन के कॉर्बिस बे में ये समिट जो है वो समाप्त हुई है, तो जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अब थोड़े से बैकग्राउंड की बात करते हैं। ये वाली चीज आपके काम की नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन चीज जो आपके काम की है तो वो अभी G7 मीटिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 7 कंट्रीज के नाम मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने इनवाइट किया था इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ कोरिया को कि वो G7 समिट को अटेंड करें। जो समिट हम लोग को देखने को मिली थी अभी, मतलब इस बार अभी जून में जो अभी हुई है रिसेंट पास में समिट, तो उसके लिए इन्वाइट किया गया था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को। तो देखो, G7 के जो 7 कंट्रीज हैं उनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना। USA, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, जापान और इटली, राइट। तो इनकी 47 समिट के दौरान इनकी बैठक हम लोग को देखने को मिली थी। G7 लीडर्स एग्री हुए हैं संडे को कि ये अब कंट्रीब्यूट करेंगे और स्पेंड करेंगे $100 बिलियन हर साल पुअर कंट्रीज की मदद करने के लिए। तो G7 कंट्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। ध्यान रखना कि गरीब देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती, कार्बन एमिशन में हेल्प करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से गरीब देश जो है वो निपट सकें, इसके लिए गरीब देशों को हर साल $100 बिलियन की मदद की जाएगी G7 की तरफ से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज में, ये चीज जरूर आपके मेंस में आपको लिखनी है, राइट। और G7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के सामूहिक समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया था। तो इन्होंने G7 समिट के अंदर हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ये चीज कही थी कि इंडिया का कमिटमेंट है कलेक्टिव सोल्यूशन लेकर आने में, कि इंडिया मिलकर काम करने में जो है वो, मतलब कि सभी कंट्रीज मिलकर काम करें और पूरे दुनिया भर में जितने भी हेल्थ चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियां पूरे दुनिया भर में जितनी भी है, उसको इंडिया दूसरी कंट्री के साथ मिलकर काम करेगी। तो ऐसा जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट के दौरान कहा था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वन अर्थ वन हेल्थ इस अप्रोच को भी जो है वो कहा था। इस अप्रोच के बारे में भी बात करी थी कि मेन फोकस ये रखना है कि सभी कंट्रीज मिलकर पेंडेमिक को डील करें और इन फ्यूचर आने वाले जितने भी इस प्रकार के जो थ्रेट्स हैं, एपिडेमिक, पेंडेमिक जो हम लोग को देखने को मिल रही है, महामारियां आने वाले समय की, तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए साथ में एक जो है वो गठबंधन क्रिएट किया जाए, राइट। तो इस पर जो है वो स्ट्रेस डाला हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। और देखिए, आपको याद आ रहा होगा कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने ग्लोबल टैक्स रेट 15% की चर्चा करी थी कि जो MNCs वगैरह जो होती हैं, ई कॉमर्स कंपनी, डिजिटल कंपनी जो होती हैं, राइट, तो ये होती तो किसी और दूसरी कंट्री के अंदर है, राइट। मतलब सेटअप जो रहती है किसी और कंट्री में होती है, बट इनका मार्केट जो होता है वो दूसरी कंट्री का हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन जो है वो USA के अंदर है, बट अमेजॉन के कस्टमर्स बहुत ज्यादा इंडिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो कमाती इंडिया से है और टैक्स अमेरिका में दे रही है। तो ऐसी जो इश्यूज जो थे उसको रिजॉल्व करने के लिए ग्लोबल टैक्स रेट 15% का, मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट 15% का निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा था। तो इसका भी G7 ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है इनकी इस समिट के अंदर, राइट। और कहा है कि MNCs को एक स्टेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो भी बोल सकें, राइट, बता सकें कि उनको ये 15% जो है वो उनके लिए फेयर हो, मतलब कि सही हो, ठीक हो, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है और इससे जो है वो उन कंट्रीज को भी फायदा होगा जो कंट्रीज हमें देखने को मिलती है। जैसे इंडिया की बात कर लो तो इंडिया को नुकसान होता है कई बार, जैसे कि Amazon हो गई और फ्लिपकार्ट भी हो गई। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, बट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी जो है वो सेटअप हुई है सिंगापुर के अंदर, क्योंकि वहां पर उसको कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऐसी कंपनी जो बाहर सेटअप रहती हैं और वो इंडिया के अंदर बिजनेस करती हैं, राइट, मार्केट उनका मेन इंडिया के अंदर होता है, बट वो टैक्स कहीं और पे करती है। तो इस तरीके के इशू से जो कंट्री जो होगी उसको भी फायदा होगा जिसके यहाँ मार्केट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का अगर मतलब एक 15% का टैक्स रेट जब सेटअप कर दिया जाएगा इस प्रकार से, बट हालांकि इंडिया को मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया को जो है वो 15% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्लोबल मिनिमम की जो बात की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ 15% से ज्यादा ही हम लोग टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं। तो इंडिया में उतना कुछ फर्क जो है वो पड़ना नहीं है इन कंपनीज के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए। अब काम की बात जो है वो G7 की, जैसे मैंने आपको बताया G7 के मेंबर्स के नाम हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके 2 बार अभी। तो G7 इसे पहले G8 के नाम से जाना जाता था। 1975 में ये सेटअप हुई थी। एक इनफॉर्मल फोरम था जिसमें दुनिया की जो लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उसके लीडर साथ में आकर बैठे और बैठकर जो है वो बड़े डिसीजन लें,
राइट, फाइनेंशियल डिसीजन ले, और इवन जैसे कि काफी सारे जो डिसीजन होते हैं ना जो सभी के इंटरेस्ट के लिए कॉमन हो, और इवन जैसे कि आज की डेट में इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि डेवलपिंग कंट्रीज को 100 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो प्रोवाइड कराने की इन्होंने बात करी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, डेवलपिंग कंट्री को ये फायदा पहुंचाएंगी, राइट। तो ये क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज पर भी इन्होंने एक डिसीजन लिया, मतलब कि दुनिया भर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उस पर ये डिसीजन लेती है, बैठकर बात करती है, उसको रिजॉल्व करने का काम करती है ये डेवलप कंट्रीज या लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। समिट के अंदर यूरोपियन यूनियन और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर्स जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, वो G7 में शामिल होते हैं। मेजर पर्पस हम लोग को G7 का ये देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज जितने भी हैं उसको ये डिस्कस करती हैं और बातचीत करके उन मुद्दों को रिजॉल्व करने का काम करती हैं। और कई बार जैसे दूसरे ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया, राइट, तो उस पर भी बात करती हैं, बट इनका मेन जो स्पेशल फोकस होता है वो इकोनॉमिक इशू पर हमें देखने को मिलता है। अब देखो G7 G8 जो है वो कैसे बनी थी। तो रशिया जो था गाइस उसको 1998 में जो है वो शामिल कर लिया गया था, और फिर G7 G8 बन गई। अब वापस G8 से G7 हो गई क्योंकि रशिया को फिर भगा दिया गया था, क्योंकि 2014 में रशिया ने क्या किया था, रशिया के ट्रूप्स जो थे वो ईस्टर्न यूक्रेन में चले गए थे और उन्होंने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। अब देखो इंटरनेशनल जो पॉलिसीज होती है या प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि यार कोई भी कंट्री इस प्रकार से कब्जा वब्जा ना करे कि किसी दूसरी की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लिए, ये क्या बात हुई, राइट। तो सभी कंट्री जो है वो चिढ़ गई थी रशिया से कि रशिया इस प्रकार से अपने सोल्जर को भेजकर किसी दूसरे की कंट्री के एरिया को अपने कंट्रोल में कर रहा है, तो ये तो बहुत ही घटिया बात है और गलत बात है। तो इसको लेकर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की हरकत के कारण रशिया को जो है वो हटा दिया गया G8 से, और फिर अब वापस से ये ग्रुप जो है वो 2014 में G7 में कन्वर्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में ये G7 ही था, फिर वापस G8 हुआ, फिर वापस से 2014 में G7 का ये बन गया। तो इसके बारे में न जाने हम लोग कितनी बार तो डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अब गाइस देखो सिटीजनशिप का एक टॉपिक सामने आ रहा है। तो अभी रिसेंटली ही मैंने पॉलिटी के कोर्स में पूरा जो चैप्टर है सिटीजनशिप को लेकर, इसके अंदर हर एक चीज काफी डिटेल में एक्सप्लेन करी है, और जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है उससे बाहर का एग्जाम में आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटी के कोर्स में एनरोल्ड हैं, आप क्या करिए, सिटीजनशिप के इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, स्पेशली जो चार्ट्स मैंने दिए हुए हैं, उनसे एक बार फटाफट अपना आज ही रिवीजन कर लीजिएगा सिटीजनशिप के टॉपिक को। तो देखिए न्यूज में क्या चीज आई है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूं, पहले एक आपको आइडिया देता हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, जिसने अमेंड किया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू हमें कुछ तरीके देखने को मिलते हैं जिसके तहत इंडियन सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है, जिसके अंदर 5 चीजें हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू, डिसेंट का मतलब होता है वंश, जैसे कि एक व्यक्ति है उसके अगर पेरेंट्स इंडियन है या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन है या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन है, तो उस आधार पर भी हमें देखने को मिल सकता है कि सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। और नेचुरलाइजेशन के थ्रू, मतलब कि सरकार जो होती है जैसे कि फॉरेनर्स को कुछ चीजों को देखकर और कुछ क्वालिफिकेशन को देखकर जो है वो सिटीजनशिप ऑफर करती है। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया, तो ये तो बहुत ही इजी सी चीज है। इसमें क्या होता है कि हमारा इंडिया जिस भी पर्टिकुलर टेरिटरी को, जिस भी एरिया को अपने कंट्रोल में करती है, तो उस एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इंडियन सिटीजन बन जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें गाइस, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था, 2019 की यहां पर बात हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करानी है माइनॉरिटीज को। कहा कि याद रखना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 कंट्रीज में रहने वाली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम्स को छोड़कर, इन 3 कंट्रीज के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, राइट। तो इन 3 कंट्री में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं। बात करी गई है हिंदू की, सिख की, याद रखना है आपको, और जैन की, क्रिश्चियन की, पारसीज की और बुद्धिस्ट की। तो ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है, जो इन 3 कंट्रीज के अंदर रहती हैं, तो उनको जो है इंडिया सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है कि वहां पर रहने वाली ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है वो इंडिया आ जाए, आपको जो है वो इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। और Those from these communities who had come to India till 31st December 2014, तो जो भी लोग इंडिया के अंदर 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया के अंदर आ गए थे और रिलीजियस परसिक्यूशन वो फेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में, मतलब कि उनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रिलीजन के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है उनके धर्म को लेकर, तो वो इस अत्याचार को देखते हुए इंडिया के अंदर आ गए हैं और वो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो उनको भी जो है वो अब इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ये बोलते हुए कि इनको जो है वो अपने कंट्री के अंदर
सही ट्रीट नहीं किया जा रहा था, इसलिए ये भागकर इंडिया के अंदर आ गए और इंडियन जो है वो उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कि आप समझना बात को, जैसे कि म्यांमार का केस लेते हैं हम लोग। म्यांमार के अंदर से म्यांमार की सरकार ने रखाइन स्टेट में रहने वाले रोहिंग्यास मुस्लिम को भगा दिया था, तो वो अलग अलग कंट्री जो है वो जाकर सेटल हो गए, राइट है कि नहीं। ऐसा ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर से जिन लोग को रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़ा, मतलब कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ, धर्म के आधार पर उत्पीड़न जो उनने सही, तो इन सब चीजों का सामना जब उन्होंने किया तब ये वापस इंडिया आ गए और इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 तक। तो ऐसे लोगों को, ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ऐसा जो है वो कहना है इस पर्टिकुलर कानून का। एक्ट ने यह भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन जो है कुछ ग्राउंड्स के आधार पर कैंसिल कर सकती है। ग्राउंड ऐसे भी इसके अंदर रखे गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा मतलब यानी कि हल्का फुल्का भी कुछ अपराध कर देता है, कि कोई भी क्रिमिनल चार्ज उसके अगेंस्ट जो है वो अगर आ जाता है तो उसका ओसीआई जो है वो छिन जाएगा, राइट। तो ऐसी चीज है, मतलब कि केंद्र सरकार के पास पूरी अथॉरिटी दे दी गई, और वैसे तो पहले भी थी, राइट। तो इसके बारे में पहले भी मैं आप लोग को पॉलिटी के कोर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का टॉपिक मैं ऑलरेडी पहले भी डिटेल में कवर करा चुका हूं, राइट। तो उसमें भी हमने ओसीआई के बारे में भी, इवन पीआईओ के बारे में भी जो है वो डिटेल में पढ़ा था। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं, और आपको पता होना चाहिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई इनको जो है वो मर्ज कर दिया गया है 2015 में, राइट। और अब सिर्फ हम लोग को ओसीआई देखने को मिलती है, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, राइट। तो इसका भी नाम चेंज कर दिया गया, ओवरसीज इंडिया सिटीजन ऑफ इंडियन या इंडिया कार्ड होल्डर्स इनको कहा जाता है, राइट। तो इसको भी जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, इनके रजिस्ट्रेशन को। तो ये वाली चीज भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। बट हाँ, अब इस एक्ट ने ये भी चीज मेंशन करी कि जो भी लोग रह रहे हैं इलीगल तरीके से त्रिपुरा में, मिजोरम में, आसाम में, मेघालय में, और ये ऐसी स्टेट्स, ऐसे एरिया हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। तो यहां पर रह रहे लोगों को इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, उनको दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ेगा। यहां पर उनको जो है वो निवास नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहां पर एक ट्राइबल कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिलती रह रही है। यहाँ के जो मूल निवासी जो है वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई आउटसाइडर आकर यहाँ पर सेटल हो जाए, उसको परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाए। और इवन जो एरिया जो कि इनर लिमिट पर है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के, राइट, तो वो भी इस एक्ट के परव्यू से बाहर है। मतलब कि यहां पर भी जो इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, राइट। उनको कहीं और जो है वो सेटलमेंट करना पड़ेगा। अब इशू इस कानून से रिलेटेड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड हम लोग को क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो बेसिक टेनेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका ये उल्लंघन करता है। जो मूल सिद्धांत जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसका उल्लंघन करता है, राइट। जैसे कि इलीगल इमिग्रेंट जो है उनको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है धर्म के आधार पर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है बताओ, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि लॉ के सामने, कानून के समक्ष जो है वो सभी समान है, राइट। और सभी को समान तौर से जो है वो ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इवन ये भी है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कुछ ग्राउंड्स के आधार पर। ग्राउंड्स भी मेंशन्ड है, जिसमें एक रिलीजन भी आता है, आपने पढ़ा है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। तो रिलीजन भी इसके अंदर मेंशन्ड है कि रिलीजन के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। यहां पर तो आप सीधे सीधे रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो इसको लेकर इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और वही चीज, ये सेम चीज जो इश्यूज जो है ना इस कानून से रिलेटेड, उसी को लेकर अभी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई है, जो चीज न्यूज में आई है। पिटिशनर ने यह मेंशन किया है कि अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक ऑर्डर पास किया है जिसके थ्रू ये इनवाइट कर रही है सिटीजनशिप की एप्लीकेशन, राइट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत सिटीजनशिप की एप्लीकेशन इनवाइट करी है कि जिन लोग को सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, एप्लीकेशन भरना शुरू करो। तो इस पर रोक लगाने के लिए एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है, जिसमें पिटीशनर का कहना यह है कि रिलीजन के आधार पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है यहां पर इंडिया के अंदर, राइट। तो इसको लेकर एक पिटीशन थी, इसलिए ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था, और इशू भी यही वाला मेन इसके अंदर है, राइट। इसके अलावा डेमोग्राफिक थ्रेट जो है वो इंडिजीनियस कम्युनिटीज को होगा। अब कैसे होगा ये भी समझ लो, वही चीज, वो सेम चीज जो 6 शेड्यूल के अंदर इन्होंने एक्सक्लूड करी ना। बट आप मान के चलो किसी एक कोई स्टेट है, ठीक है, किसी स्टेट के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग, कुछ मूल निवासी वहां पर हैं, यानी कि बहुत समय से वहीं पर ही रह रहे हैं, वहां के वो नेटिव हैं, राइट। कुछ लोग एक कंट्री के अंदर या एक एरिया के अंदर, आप मान के चलो हमारी कंट्री के, वहां पर अगर कोई आउटसाइडर आकर सेटल हो जाएंगे, तो जहां पर ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं तो उनको तो डिफिकल्टीज आएगी ना। इवन
उनके कल्चर जो ऑलरेडी पहले वहां से रह रहे हैं उसको भी नुकसान पहुंचेगा, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एरिया है, उस एरिया पर अगर कोई दूसरे लोग आकर बसना शुरू कर दें तो ऑलरेडी जो लोग रह रहे थे तो उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो मेजोरिटी पे है और फिर वो जो माइनॉरिटीज आ जाएंगी, फिर क्लैशेस भी कई बार होने लगेगा मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच में, राइट, आउटसाइडर और नेटिव्स के बीच में। तो ये ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये डेमोग्राफिक थ्रेट भी एक प्रकार का क्रिएट करता है इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए। और इलीगल माइग्रेंट्स को एलिजिबल बना रहा है सिटीजनशिप के लिए और उल्लंघन कर रहा है आर्टिकल 14 का, जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाई दी है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी जो है वो गारंटी की दी जाती है। और ये एक अटेम्प्ट है नेचुरलाइज द सिटीजनशिप ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स का, राइट। इस क्षेत्र में रहने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराने का एक अटेम्प्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इवन ओसीआई को कैंसिल कर रहा है, ओसीआई के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहा है। अगर ओसीआई जो कार्ड होल्डर्स हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स जो हैं, अगर ये छोटा मोटा भी अगर अपराध करते हैं, उल्लंघन करते हैं किसी भी कानून का, तो उनका ओसीआई कार्ड जो है वो चला जाएगा। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है कि माइनर ऑफेंस करने पर भी ओसीआई कार्ड चला जाएगा। तो ये इसको लेकर इश्यूज हम लोग को इस कानून के अंदर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर देखने को मिले हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और जो मैंने आपको जो चार्ट्स दिए हैं, जो पॉलिटी में यानी कोर्स में जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, तो आप लोग सभी आज के आज ही जो है वो चार्ट को आप रिवाइज करें। और ये जो टॉपिक न्यूज में आया था वो आपके लिए काम का नहीं है, उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बट उसको आज रिवाइज आज के आज ही कर लेना, राइट। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने इस टॉपिक को फिनिश किया था पूरा। अब देखो जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स को अब हम लोग कवर कर रहे हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। जेफ बेजोस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। जेफ बेजोस अमेजॉन के ओनर, राइट। तो अमेजॉन की जो पेरेंट कंपनी है ये क्या है, ब्लू ओरिजिन। तो ये अमेजॉन की कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इसके मालिक की, जेफ बेजोस की कंपनी है। तो ये पहले हम लोग को बिलियनियर देखने को मिल रहे हैं जो कि स्पेस पर जाने वाले हैं, पहले बिलियनियर जो कि स्पेस पर ट्रैवल करेंगे, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, अभी बोली लग रही है कि जेफ बेजोस के साथ जो है वो स्पेस पर और कौन व्यक्ति जाएगा, यानी कि इनका जो स्पेस शटल जो होगा, स्पेस क्राफ्ट जो होगा, तो उसमें और जो सीट्स बची हुई हैं, तो उसमें अब बोलियां लग रही है कि लगाओ पैसा कि जेफ बेजोस के साथ कौन जाएगा स्पेस में। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। और कंपनी जो है अमेजॉन कंपनी है, ब्लू ओरिजिन कंपनी, अमेजॉन के ही मालिक की कंपनी है ये। तो इसका जो लॉन्च व्हीकल है वो है न्यू शेफर्ड, जो कि स्पेस में जाने वाला है, इसकी ये तैयारी कर रहे हैं। और जेफ बेजोस भी स्पेस पर जाएंगे और पहले बिलियनियर बनने वाले हैं ये जो स्पेस पर जाएंगे। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ट्री ऑफ कॉफी फैमिली डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में कॉफी की फैमिली का एक पेड़ जो है, ट्री जो है, उसकी डिस्कवरी हुई है। 15 मीटर लंबा ये पेड़ है। ये कॉफी फैमिली के जीनस से बिलोंग करता है और रिसेंटली अंडमान आइलैंड्स में ये डिस्कवर हुआ है। ये नई प्रजाति जो है गाइस, इसको नाम दिया गया है पायरोस्ट्रिया लालजी। और ये पहला रिकॉर्ड हम लोग को प्रायोस्ट्रिया जीनस का इंडिया में देखने को मिला है। ये ट्री जो है गाइस, ये मेनली मडागास्कर आइलैंड जो हमें देखने को मिलते हैं वहां पर बिलोंग करते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि मडागास्कर आइलैंड के जस्ट हम लोग को वेस्ट की तरफ जो है वो कौन सी कंट्री देखने को मिलती है, और उसके ईस्ट में और उसके आसपास के एरिया में कौन से आइलैंड्स हम लोग को नजर आते हैं? जरा बताओ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर। और ट्री जो है गाइस, इसकी एक बहुत बड़ी स्टेम हम लोग को देखने को मिलती है, व्हाइटिश कोटिंग है इसकी स्टेम पर, इसके तने पर, राइट। और इसके ट्रंक पर जो हम लोग को इसका जो ट्रंक देखने को मिलता है, राइट, पेड़ का तना वगैरह जो देखने को मिलता है। ऑब्लॉन्ग ऑबवेट लीव्स इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। क्यूनेट इसका बेस हम लोग को नजर आता है। और पहली बार इसे साउथ अंडमान के वेंडूर फॉरेस्ट से रिपोर्ट किया गया। तो यहां पर आपको ये चीज याद रखना, ये सब चीजें तो फालतू, ये सब चीजें नहीं पूछी जाएगी। वेंडोर फॉरेस्ट जो है वो ये आपसे पूछा जाएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये वाला पेड़ जो हम लोग को पहला पेड़ देखने को मिला है, कौन सी जीनस का? प्रायोस्ट्रिया जीनस का पहला पेड़ इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया। और मडागास्कर का ये नेटिव स्पीसीज आप कह सकते हो, मडागास्कर में पाया जाता है। और दूसरी और प्लेसेस कहां पर है जहां पर ये ट्री लोकेटेड है? तो हम लोग को एक चिड़िया टापू फॉरेस्ट देखने को मिलता है और जरावा रिजर्व फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, वहां पर भी ये पेड़ स्थित है। और प्रायोस्ट्रिया लालजी जो है गाइज, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि फ्लोरा की, पेड़ों की हमें देखने को मिल रही है IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए गाइस, थोड़ी चर्चा करेंगे रेयर अर्थ मेटल्स की। जैसा कि इसका नाम बोल रहा है, रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ पृथ्वी धातु। तो क्या ये बहुत कम विश्व में पाए जाते हैं पूरे दुनिया भर में? क्या बहुत ही रेयर है क्या ये मेटल? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। तो जिन स्टूडेंट्स ने नो जवाब दिया है वो मतलब बिल्कुल करेक्ट है।
क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में एबंडेंट में पाए जाते हैं। इसका नाम के जस्ट अपोजिट, नाम तो रेयर अर्थ है बट ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं, राइट। तो रिसेंटली अमेरिका और दूसरी कंट्रीज विचार कर रही हैं, उपाय ढूंढ रही हैं कि कैसे चाइना के ऊपर से इनकी जो डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर उसको रिड्यूस किया जा सके, राइट। तो रेयर अर्थ जो इंपोर्ट करती हैं काफी सारी कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका, और स्पेशली अमेरिका तो ये चाह रही है कि इसको चाइना से जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स मिनरल जो है वो इंपोर्ट नहीं करवाने। तो इसको लेकर ये टॉपिक रेयर अर्थ मिनरल्स का या मेटल्स का हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। तो देखो गाइज, ये एक सेट हम लोग को 17 मेटालिक एलिमेंट्स का देखने को मिलता है। इसमें 15 लैंथेनाइड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, प्लस स्कैंडियम और येट्रियम जो है हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि हम लोग को लैंथेनाइड्स की देखने को मिलती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो रेयर अर्थ मिनरल जो है गाइज ये काफी यूनिक हम लोग को देखने को मिलते हैं। कैटालिटिक, मेटलर्जिकल यानी कि मेटेलिक होते हैं, न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए, मैग्नेटिक पर्पस के लिए, ल्यूमिनेसेंट मतलब कि चमकदार किसी की इनकी प्रॉपर्टी होती है ना, किसी चीज को चमकाने के लिए, तो उस पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। और इनका नाम जो रेयर अर्थ लिखा हुआ है ना, बट फैक्ट के तौर पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। और यहीं से आपसे प्रीलिम्स में उलझाया जाएगा, आपको रेयर अर्थ मिनरल्स आपको लिख दिया जाएगा कि बहुत रेयर है, राइट, पृथ्वी पर ये। और नाम से लोग जो है वो जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा तुक्काबाजी कर रहे होंगे, रेयर से वो रिलेट कर जाएंगे, अरे बहुत ही कम पाए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अबंडेंट में है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनकी क्या है गाइस, तो डेली यूसेज में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग लाइटर फ्लिंट्स वगैरह जो होता है, ग्लास की पॉलिशिंग वगैरह जो होती है, और मीडियम्स जो होते हैं कार मतलब पॉलिशिंग मीडियम और कार ऑल्टरनेटर्स, तो इन सब में इसका उपयोग होता है रेयर अर्थ मिनरल्स का, राइट। और इसके अलावा लेजर हो गई, मैग्नेट्स हो गए, बैटरीज हो गई, फाइबर ऑप्टिक टेलीकम्युनिकेशन केबल्स जो आज की डेट में ब्रॉडबैंड के लिए उपयोग में ली जा रही हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है रेयर अर्थ मिनरल्स का। और इवन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, जैसे कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि ऐसा कोई मटेरियल जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो उसमें रह सके, रेजिस्ट कर सके, राइट, तो उसमें जो है वो इसका उपयोग किया जा सकता है। सेफ स्टोरेज और हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग किया जा सकता है, राइट। एनवायरमेंटल, ग्लोबल वार्मिंग और एनर्जी एफिशिएंसी की जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आज की डेट में जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो उन सब में भी इसका रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो हर जगह डेली यूज में भी इसका उपयोग होता है, और हाईटेक टेक्नोलॉजीज और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में भी इसका पोटेंशियल है उपयोग होने का। और 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 80% रेयर अर्थ मिनरल्स को इंपोर्ट कराया था चाइना से। यूरोपियन यूनियन को 98% सप्लाई जो मिलता है वो चाइना से मिलता है रेयर अर्थ मिनरल का। और इंडिया दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट रिजर्व कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में। और नियरली जितना ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका 2 गुना जो है वो हमारे पास है। बट हम लोग जो है वो इंपोर्ट कराते हैं हमारे काफी ज्यादा रेयर अर्थ की नीड्स को, और ये हमें चाइना से जो है वो करवाना पड़ता है, राइट, इंपोर्ट, राइट, क्योंकि हमारे पास है तो रिजर्व, बट उसको यूज में लाने के लिए हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजीज एज सच नहीं है जिसका हम लोग जो है वो आज की डेट में काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक तो होता है रिजर्व होना कि आपके पास भाई रिजर्व है बहुत ज्यादा, अब उसको निकालना और उसको उपयोग लायक बनाना, तो वो एक अलग चैलेंज है, वो एक अलग टास्क है, उसके लिए अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, तो जिस पर हम लोग आज की डेट में हालांकि काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बट फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि रेयर अर्थ मिनरल्स में इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं कंट्री देखने को मिलती है जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का या मिनरल्स का। और इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी जो चाइना के ऊपर है गाइस, तो ये एक जियोपॉलिटिकल इशू क्रिएट कर रही है इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए। जैसे कि अगर इंपोर्टिंग कंट्रीज को अगर बाय चांस जरूरत आने पे चाइना मना कर दे कि हम नहीं देंगे, तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। और ऑब्वियस ही बात है कि चाइना कई बार ऐसी चाल चल ही देता है, और यूएसए और चाइना की कट्टर हम लोग को दुश्मनी देखने को मिलती है। तो इसलिए यूएसए और काफी सारी कंट्री इस प्रकार से विचार कर रही है कि चाइना के ऊपर इस प्रकार इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो ठीक नहीं है, कोई दूसरी जगह पर देखना पड़ेगा या दूसरे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और ये बात इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। इंडिया के पास जो रिजर्व है, तो इंडिया के पास अब देखिएगा कि वेरियस इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएंगे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, राइट, कि कैसे उसको जो है वो एक्सप्लॉइट करें, निकालें। और कुछ एक्शन जो है वो लिए गए हैं कंट्रीज के द्वारा इस सिचुएशन को टैकल करने के मामले में। और यूएसए की सेनेट ने एक कानून भी पास किया है रिसेंटली, जिसका मेन एम यह है कि अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करना, जिसके अंदर कुछ प्रोविजन ऐसे हैं
कि जिसके अंदर जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसको भी इंप्रूव करना शामिल किया गया है। यूएसए का मेन एम है कि ये अपने प्रोडक्शन को बूस्ट करेगी और जो इसका जो रेयर अर्थ मेटल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं और लिथियम हमें देखने को मिलता है तो उसके प्रोडक्शन को और उसकी प्रोसेसिंग को ये बूस्ट करेगी। इसके अलावा और दूसरे की मिनरल कंपोनेंट्स हैं उस पर भी ये काम करेगी अपनी एलाइज के साथ, यानी कि अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे कि इंडिया है तो हो सकता है यूएसए इंडिया के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे कि रेयर अर्थ मिनरल्स का जो रिजर्व है इंडिया के पास तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, वेरियस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे यूएसए इंडिया में, राइट। और उससे इंडिया का भी फायदा होगा, यूएसए का भी फायदा होगा, राइट। तो इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो इंडिया को गाइस क्या करने की आवश्यकता है, तो हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है या रेयर अर्थ जो ऑक्साइड जैसे हम लोग बोलते हैं या मिनरल्स जैसे हम लोग बोलते हैं या मेटल्स जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इस चीज के प्रोडक्शन को और इस चीज की प्रोसेसिंग को हमें बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए इंडिया ने हालांकि एक कंपनी भी स्टैब्लिश की हुई है, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, जो जिसकी एक मोनोपोली हम लोग को प्राइमरी मिनरल्स पर देखने को मिलती है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। बट ये वाली जो कंपनी है बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है, इतनी कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बन पाती है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ना ही कंज्यूमर्स के लिए। और हमें जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है, चाइना से हम लोग जो है वो इंपोर्ट कराते हैं फिनिश्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डेरिवेटिव्स को, राइट। तो उसकी हमें प्रोडक्शन, एक्सप्लॉइटेशन और उसके प्रोसेसिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। तो इंडिया को ओपन करना चाहिए उसका रेयर अर्थ सेक्टर, राइट। कंपटीशन के लिए लाना चाहिए, उसमें इनोवेशन लाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका अट्रैक्ट होना चाहिए, राइट। और ये पॉसिबल हो पाएगा आज की रेट की सिनेरियो को देखते हुए कि अमेरिका जब ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रही है, और इस पर देखिएगा अमेरिका जरूर बहुत ही जल्दी इंडिया के साथ बात करेगी ही करेगी, डेफिनेटली फॉर श्योर, राइट। और हो सकता है कि कुछ दिनों में ही आपको इस प्रकार की न्यूज फिर से देखने को मिल जाए, राइट। तो बेस्ट मूव फॉरवर्ड माइट बी टू क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट फॉर रेयर अर्थ्स। तो नए डिपार्टमेंट्स जो है वो लाए जाए रेयर अर्थ्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, राइट, जहां पर एक्सप्लोरेशन हो, एक्सप्लॉइटेशन हो, रिफाइनिंग हो, रेगुलेशन हो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, राइट। और इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट जो रेयर अर्थ के हमें देखने को मिलेंगे वो बनाएंगे पॉलिसीज वगैरह जिसका फोकस होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर आए रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एक्सप्लॉइटेशन के लिए, और उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम प्रमोट करें, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिले। इसके अंदर अलाउ किया जाए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी कि वो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो बीच सैंड मिनरल्स के, राइट। और वो भी एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एनवायरमेंट को हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। और इवन एक ऑटोनोमस रेगुलेटर भी क्रिएट करने की आवश्यकता है, रेयर अर्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेट करे पूरी रेयर अर्थ से रिलेटेड मिनरल्स वगैरह को, पूरे चीजों को, कि जो जितना हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो वाकई में रिकॉर्ड्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं उसकी तस्करी तो होना नहीं शुरू हो गई। तो उसकी ऑडिटिंग भी प्रॉपर तरीके से, रेगुलेटिंग भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइस, हमारी कंट्री के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के डेटा को कंपाइल करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ऑनलाइन मॉड्यूल को डेवलप किया है जिसमें पेंडेमिक के समय पर जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं गाइस, जो वो मतलब स्कूल से इनको निकाल दिया गया, राइट, तो उनके डेटा को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा हर एक स्टेट और यूटीज के अंदर। अब देखो, अब आप बोलोगे सर स्कूल से कैसे निकाल दिया गया, तो देखो निकालना एक मजबूरी पड़ गई। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं गाइस कि पेंडेमिक के कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो बहुत बुरी हो गई। तो जो पेरेंट्स जो थे गाइस, जिनके बच्चों को वो स्कूल्स में भेज रहे थे, अब उनके पास ही खुद इनकम इनसिक्योरिटी हो गई, पैसा ही नहीं बचा, तो उनको मजबूरन अपने बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ गया, राइट। तो ऐसे जो स्कूल से जो स्टूडेंट जो निकले हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, प्लस साथ ही साथ अब देखो अभी तक जो है वो सरकारी स्कूल्स में हम लोग को मिड डे मील के थ्रू जो वो दिया जाता था, मतलब कि एक प्रकार से अट्रैक्ट किया जाता था कि बच्चे आकर स्कूल में जो है वो पढ़ाई करें और साथ ही साथ उनको भोजन भी जो है वो प्राप्त होगा, प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली थी। अब ये सब चीजें भी बंद, सरकारी स्कूल वगैरह भी बंद, तो लोग बाग अब आ ही नहीं रहे, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, राइट। फिर से जब हम कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब एनरोलमेंट हट गया है उनका। तो अब ऐसे बच्चों को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, इनके डेटा को कलेक्ट करना है, और फिर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के साथ जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि इनको अटैच किया जाएगा। और ये प्रबंध पोर्टल जो समग्र शिक्षा का हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके तहत डेटा को कलेक्ट करके कंपाइल किया जाएगा। फिर क्या होने वाला है, तो इस मॉड्यूल के थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि सरकार जो है वो मदद करेगी कि पहली बात तो 6 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं,
तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं तो उनको मदद किया जाएगा, और स्पेशली वो बच्चे जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के हमें देखने को मिलते हैं तो उनको मदद की जाएगी कि वो वापस से स्कूल्स में एनरोल हो जाए। और साथ ही साथ वो बच्चे जिनकी उम्र 16 से 18 साल की है, राइट, 16 to 18 की है, तो हायर एजुकेशन जो वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इस पेंडेमिक के समय पर ड्यू टू इकोनॉमिक सिनेरियोज, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो हमें देखने को मिली है उस कारण, तो उसमें उन्हें 2021 और 22 के सेशन में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि सरकार जो है वो पैसे उनको प्रोवाइड करेगी जिसके थ्रू वो अपनी ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड से एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकें। अब देखो प्रबंध पोर्टल क्या है, जिसमें ये पूरा मॉड्यूल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो प्रबंध का पहले तो फुल फॉर्म जानो, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट्स एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। ये एक स्टेप है जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से एफिशिएंसी इंक्रीज की जा रही है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो इंटीग्रेटेड स्कीम हम लोग को स्कूलिंग की देखने को मिलती है, समग्र शिक्षा की जो हमें देखने को मिलती है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का प्रबंध पोर्टल के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी हम लोग को देखने को मिलती है सिस्टम के अंदर, अप्रूवल से रिलेटेड, रिलीज, ग्रांट रिलीज से रिलेटेड, फाइनेंशियल फंडिंग रिलीज से रिलेटेड, या फाइनेंशियल स्टेटस को ट्रैक करने के पर्पस के लिए हर चीज इसके अंदर मौजूद होती है कि जो पैसा लगाया जा रहा है वो सही जगह ही जो है वो लगा हो, तो उसको भी इंश्योर किया जाता है इस मैनेजमेंट के थ्रू। तो इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके तहत और एक्यूरेट तरीके से असेसमेंट हो पाता है जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है फंड्स की, और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है तो उसको और बेहतर तरीके से उसका असेसमेंट किया जा सकता है इस पोर्टल के थ्रू, और पूरी चीज ट्रांसपेरेंट हम लोग को पोर्टल में देखने को मिलती है। अब समग्र शिक्षा की बात करें गाइस, तो इसके की प्रोविजन हम लोग को, प्रमुख प्रावधान हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम हम लोग को स्कूल एजुकेशन की देखने को मिलती है, और ये प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक की हम लोग को नजर आती है, जिसमें सभी बच्चों को जो है वो स्कूल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, सभी लेवल्स के बच्चों को। इसका मेन फोकस हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर 3 स्कीम्स आ जाती हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन स्कीम, राइट। मेन एम्फेसिस इन स्कीम का है कि स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना, और फोकस 2 T's के ऊपर करना, टीचर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो 2 T's के माध्यम से स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना, इसका मेन पर्पस हमें देखने को मिलता है। अब समग्र शिक्षा का जो विजन जो है गाइस, ये क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूनाइटेड नेशन के हम लोग को कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखने को मिल रहे हैं, 17, उनको 2030 तक अचीव करना है। तो इन गोल्स में गोल नंबर 4 जो हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर मेंशन्ड है कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो ये वाला जो गोल है उसको भी अचीव करने में मदद करता है समग्र शिक्षा। इसका मेन एम ये है कि राज्यों को सपोर्ट करना कि राज्य जो है वो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009 को जो है वो इंप्लीमेंट कर सके अपने अपने राज्यों में। और राइट टू एजुकेशन आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A के तहत हमें देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकता है कि राइट टू एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के तहत, 21A आपको ध्यान में रखना है। और इस पर्टिकुलर कानून ने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया कि हर एक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल की है, तो और वो स्पेसिफिक मिनिमम नॉर्म्स जो है वो अचीव करे एलिमेंट्री स्कूल का, राइट, स्कूल के अंदर, यानी कि उसको एजुकेशन प्राप्त हो। और फंडिंग पैटर्न की बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फंड की शेयरिंग जो होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जब बात होती है तो 90-10 के रेशियो में, मतलब कि 90% जो है वो केंद्र सरकार देती है, 10% राज्य सरकार कंट्रीब्यूट करती है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में, और 60-40 का रेशियो चलता है दूसरी स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेचर हमें देखने को मिलती है वहां पर चलता है। और डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी में तो आप जानते हैं कि सेंटर का कंट्रोल होता है, तो 100% उसकी फंडिंग केंद्र की तरफ से हम लोग को नजर आती है, राइट। अब फोकस जो है वो गाइस आज की डेट में डिजिटल एजुकेशन के ऊपर है। सपोर्ट हम लोग को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के थ्रू देखने को मिल रहा है सभी सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर 5 सालों के पीरियड के लिए। इसके अंदर रिवोल्यूशन किया जाएगा, राइट, कि एजुकेशन को इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग क्लासरूम होंगी, राइट, और फ्लिप्ड क्लासरूम्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक क्लासरूम जो होगी जो बिल्कुल हाईटेक क्लासरूम होगी, और जैसे कि अब सरकारी स्कूल है उसमें आप एक हाईटेक क्लासरूम बना दो। अब जैसे कि बच्चों के अलग अलग पीरियड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उस आधार पर बच्चों को जो है वो बैठा दो, राइट, और उनको पढ़ाई करवाना शुरू करो। तो जैसे कि भले ही लिमिटेड रिसोर्स है
बट उसका आप मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हो। डिजिटल इनिशिएटिव हम लोग को UDISE प्लस और शगुन देखने को मिलता है, इसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। स्ट्रेंथन ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा है स्कूल्स के अंदर, अपर प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल तक, जिससे कि डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से स्टूडेंट और बेटर तरीके से समझ पाए, सीख पाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने से रिलेटेड है, एक तो है प्राइम मिनिस्टर ई विद्या कार्यक्रम। तो ये प्रोग्राम जो है जो कि मल्टी मोड एक्सेस जो है प्रोवाइड कराने को लेकर हमें देखने को मिलता है कि डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। और एक है स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ऑब्जेक्टिव यह है कि इंश्योर करना कि हर एक स्टूडेंट हमारी कंट्री के अंदर हो, उसे बेस्ट मतलब क्वालिटी हायर एजुकेशन की अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो मिल सके। एक है इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन शगुन, ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब स्कीम है, ये भारत सरकार और सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी ऑनलाइन पोर्टलों और वेबसाइट के लिए एक जंक्शन बनकर स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए एक व्यापक पहल हम लोग को शगुन देखने को मिलती है, राइट। और UDISE प्लस जो है यह है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था। ये इसकी शुरुआत होती है 2012-13 में एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये स्कूल एजुकेशन का, जो कि 1.5 मिलियन मतलब कि 15 लाख से ज्यादा स्कूल्स को कवर कर रहा है, और 9.5 लाख इसमें टीचर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और ऑलमोस्ट 250 मिलियन बच्चे इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और UDISE प्लस जो है गाइज ये अपडेटेड और इंप्रूव्ड वर्जन हम लोग को UDISE का देखने को मिलता है। इसके अलावा टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम है निष्ठा करके, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब डिजिटल एजुकेशन जो है वो आज की डेट में आपसे इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चंस आएंगे और प्रीलिम्स में भी पूछे आएंगे, तो इसलिए ये पूरी चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये जो निष्ठा जो हम लोग को देखने को मिल रही है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें फोकस किया जा रहा है कि एलिमेंट्री लेवल पर लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव किया जाए, जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जो है वो दे पाए, राइट। और ये इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि अगर टीचर्स जो होंगे उनके पास अगर वेरियस टेक्निक्स होंगी, स्किल्स होंगी बच्चों को बेटर तरीके से पढ़ाने की, तो बच्चे बहुत जल्दी चीजों को रिसीव कर पाएंगे, राइट, और क्वालिटी एजुकेशन गेन कर पाएंगे वो। और इसके अलावा इक्विप हमें देखने को मिलता है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। 5 साल का ये प्लान, विजन प्लान हमें देखने को मिल रहा है, जिसका मेन एम ये है कि ट्रांसफॉर्म करना इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को, कैसे स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट करके एजुकेशन सेक्टर के अंदर 5 सालों के पीरियड में 2019 से 24 का ये प्लान, ये विजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर प्रिंसिपल्स पर जो फोकस किया जाएगा वो एक्सेस का, कि एजुकेशन का एक्सेस सबको होना चाहिए, इंक्लूजन का, कि सभी लोग को एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए, मतलब कि इंक्लूजन सभी को इंक्लूड करो, हर एक एरिया से लोगों को, हर एक कम्युनिटी से, मतलब हर जगह जहां पर भी लग रहा है कि हाँ किसी कहीं पर कमी आ रही है तो उनको इंक्लूड करना है। एक्सीलेंस, बेटर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, राइट। एम्प्लॉयबिलिटी को एनहेंस करना है, टीचर्स वगैरह भी जो है उनको एनरोल करना है, और साथ ही साथ इस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि जिससे कि बच्चा जैसे ही एजुकेशन अपनी कंप्लीट करे उसके सामने जॉब्स अवेलेबल हो, राइट, कि जिससे कि वो अर्न कर सके, अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर सके, राइट। तो एम्प्लॉयबिलिटी इन हायर एजुकेशन। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा भी एक हमें देखने को मिलता है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि अक्टूबर 2013 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम ये है कि प्रोवाइड करना है स्ट्रेटेजिक फंडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमारी कंट्री के लिए, राइट। कि स्ट्रेटेजिक फंडिंग मतलब कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी है, राइट, या पोटेंशियल है, राइट, कि वो बेटर आउटकम्स जो है वो या बेटर रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उनको फंड वगैरह प्रोवाइड कराना। और जो स्कूल्स वगैरह जो है, जो इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है वो वीक हैं, तो उनको भी हेल्प करना, इंप्रूव करना, जिससे कि पहले उस एरियाज को फाइंड आउट करना है स्ट्रेटेजिक तरीके से कि कहां पर कमी आ रही है, फिर उस पर जो है वो काम करना और उस पर फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कराना। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक अच्छा आपको ज्ञान, अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब गाइज हम लोग को SMAM स्कीम देखने को मिल रही है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 2020 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए थे। तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम हमें देखने को मिल रही है। इस स्कीम के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, कि हम लोग आज की डेट में टारगेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो मशीनरीज का उपयोग करें, राइट, हायर ईल्ड के लिए, ज्यादा उपज के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फंड्स रिलीज किए हैं इस स्कीम के तहत, SMAM स्कीम के तहत वेरियस एक्टिविटीज के लिए। तो इसी स्कीम की हम लोग बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ
एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इस स्कीम को 2014 और 15 में लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है किसानों को कि किसान जो है वो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट या फिर मशीनरी जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसमें 40 से 50% तक राज्यों को सब्सिडी दी जाती है और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में 100% तक सब्सिडी दी जाती है, बट वो लिमिटेड सब्सिडी होती है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक किसान को 1.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मैक्सिमम जो है वो मिल सकती है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। यानी कि अगर वो मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं, तो उनको 1.25 लाख का बेनिफिट जो है वो सरकार प्रोवाइड कराती है सीधे सीधे। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मल्टीलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि एक से ज्यादा लैंग्वेज की मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करी, CHC कस्टम हायरिंग सेंटर्स फार्म मशीनरी के लिए, जो कि कनेक्ट करती है फार्मर्स को कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर के साथ जो कि उनके आसपास के एरिया में लोकेटेड है। देखो, जैसा कि हम लोग को अगर जैसे कि बात करें हम लोग, जैसे OLX है, ठीक है, OLX है। OLX आप जानते हैं किस लिए फेमस है, कि सेकंड हैंड गुड्स वगैरह के लिए फेमस हम लोग को देखने को मिलता है। या फिर ओला की, चलो ओला की बात करते हैं, बेस्ट चीज है ओला में आप क्या करते हो, आपके आसपास जो है वो जो भी टैक्सी वगैरह होती है आपको दिख जाती है, कितनी देर में, 2 मिनट में, 5 मिनट में आपके पास टैक्सी आ जाएगी घर के पास तक, आप बुक कर लेते हो। तो वैसे ही इसके अंदर CHC के अंदर फार्मर को इनके आसपास के एरिया में जहां पर भी कस्टम हायरिंग सेंटर है, तो वहां पर उनको उस मोबाइल एप्लीकेशन में दिख जाएगा कि अगर वो अपने हार्वेस्टर अगर लेंगे या कोई और दूसरी मशीन लेंगे, ट्रैक्टर लेंगे, तो उनको कितने रुपए भाड़े में मिलेगी, राइट, यानी कि कितने रुपए किराए में मिलेगी, राइट। तो वो पूरी चीज यहाँ पर मेंशन होती है और वो यहीं से बुक करवा सकते हैं और डायरेक्टली उनके फार्म पे ये मशीनरी जो है वो आ जाएगी इस कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू। तो ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराने की बात की गई। जैसे कुछ किसान अगर परचेज ना कर पाए मशीनरी, तो आप भाड़े में ले लो, राइट, जिससे कि आप जो है अपना काम चला पाओ। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो इसका एम और ऑब्जेक्टिव, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी पूरी, वो यहाँ पर मेंशन है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अवेयरनेस भी किसानों के बीच में और स्टेक होल्डर्स के बीच में क्रिएट की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो फोकस करें, इस प्रकार की एक्टिविटीज पर फोकस करें, हायर ईल्ड के लिए, राइट, कि ज्यादा उपज के लिए आप मशीनरी का उपयोग करोगे, कम समय में हाई ईल्ड जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और इंश्योर करना परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन को एग्रीकल्चर मशीन्स के, राइट, डेजिग्नेटेड टेस्टिंग सेंटर पे, जो कि हमारी कंट्री के अंदर लोकेटेड है, कि किस प्रकार से मशीन जो चल रही है, तो उसका मतलब परफॉर्मेंस जो होता है ना, कि फिटनेस टेस्ट आप बोल सकते हो, तो वो यहाँ पर भी कंडक्ट किया जाता है, राइट, समय समय पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार के सेंटर के अंदर खराब मशीन पड़ी रहे और उसको किराए पर लेकर किसान और नुकसान झेले, राइट। तो उसका फिटनेस टेस्ट वगैरह भी समय समय पर कंडक्ट करवाया जाता है। और दूसरी और इस प्रकार की एक्टिविटीज हम लोग को कौन सी देखने को मिलती है, तो ये है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है। और मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर जो है गाइस, ये एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें एग्रीकल्चर मशीनरी का उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के काम के लिए, उसको मैकेनाइज करने की पर्पस के लिए। मैकेनाइजेशन से एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग को मतलब हायर यील्ड देखने को मिलती है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया के अंदर 40 से 45% स्टेट्स जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन लेवल है, मतलब कि हम लोग को देखने को मिलता है कि ज्यादा मशीनरी का उपयोग किया जाता है। बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हम लोग को मैकेनाइजेशन उतना नहीं देखने को मिलता, और भी दूसरी स्टेट्स हैं जहां पर कम हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर जो है वो मैकेनाइजेशन को बढ़ाना है। और ये लेवल जो फार्म मैकेनाइजेशन का है वो हालांकि काफी लो है कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में 95%, आप मतलब ये कह सकते हो कि 10 में से 9 किसान तो आपको मिलेंगे जो कि मशीनरी का उपयोग करते हैं। ब्राजील में 75%, चाइना में 57% हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि एफिशिएंट तरीके से आप जो है वो मशीन के उपयोग से हाई यील्ड जो है वो कर सकते हो, ज्यादा उपज, ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमाइज हो सकती है। बेटर तरीके से सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जो है वो आप फार्म में जो है वो डाल सकते हो। इसमें आपका मैन पावर भी जो है वो काफी कम लगेगा, राइट। जैसे कि होता है ना कि लोग बाग जो है वो लेबर्स वगैरह को रखें, उससे बेटर है कि मशीन से जो है वो बहुत ज्यादा काम कर सके और मशीन से आउटपुट भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और अल्टीमेटली किसान जो है वो प्रॉफिट करता है इन सब चीजों से। और इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। वर्कफोर्स रिड्यूस हो जाता है, राइट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो फार्म एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाती है, जैसे कि जहां पर 5 लोग की आवश्यकता थी
5 लोग कमा सकते थे, वहां पर एक मशीन आने से 4 लोग की नौकरी चली गई। बिल्कुल सेम केस हम लोग को जो सीसीडीवी का देखने को मिलता है, राइट। जैसे पहले जो है वो बहुत ज्यादा वॉचमैन की आवश्यकता पड़ती थी, अब सीसीडीवी जो है उसी को मॉनिटर करते हैं 2 लोग बैठकर, राइट, और बाकी लोग जो है वो अवेलेबल रहते हैं। और मतलब कि जितना जितना वर्कफोर्स की पहले रिक्वायरमेंट थी, अब जो है वो मशीन के आने के कारण रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जा रही है। बट देखो, इसको आपको मेंस में आप ऐसा तो लिख सकते हो, बट आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि मशीन के आने से और भी अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन अप हुई है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन अप नहीं हुई, डेफिनेटली हुई, राइट। टेक्नोलॉजी के आने से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओपन अप हुई है। लोग अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके आज की डेट में जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट। मशीन के ऑपरेटर्स वगैरह वो बन सकते हैं, वो भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, राइट। तो अब इससे फायदा देखो, आप ये भी मेंशन कर सकते हो इस प्रकार से एग्जाम में, क्योंकि कई बार ये वाली चीज पर आकर स्टूडेंट अटक जाते हैं कि अरे यार मशीन ने तो जॉब खा गई, उसके बाद वो सोच ही नहीं पाते। अरे ये सोचो आप कि हमारी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेगी। जैसे कि जहां पर 5 लोग को रखने की जगह एक मशीन को रखकर अगर एक व्यक्ति 5 लोग जितना कमा रहा है, जितनी इनकम जनरेट कर रहा है, तो ऐसे ही वो जो 4 लोग हैं वो भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके मशीन के माध्यम से वो भी अर्निंग करें, तो उसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अर्निंग बढ़ रही है। और जब अर्निंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री के जीडीपी जो होगा वो भी एनहांस होगा, बढ़ेगा, राइट। तो ये वाली इस तरीके से भी आप चीजों को मेंशन कर सकते हो। और मशीनरी का जो उपयोग है वो पोल्यूशन को भी इंक्रीज करता है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो कि आप लोग को पता होने चाहिए। और इसी के साथ ही गाइस अपना आज का टॉपिक जो है वो पूरा फिनिश होता है। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा और शेयर गाइस जरूर करते रहिएगा लेक्चर को। और आपको मैं बता देता हूँ गाइस कि हमारे कोर्सेज कौन से जो कि आपको श्योर शॉट आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाते हैं हम लोग, और बिल्कुल श्योरिटी देते हैं कि जो चीज यहाँ पर आप कवर कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में हमारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, और आप जो है वो बंडल में भी एक साथ पूरे कोर्सेज ले सकते हैं और सेपरेट कोर्स भी लेने की फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। तो पॉलिटी का कोर्स और डेमो वगैरह सब कोर्सेज के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। डेमो दिए जाते हैं कि पहले आप डेमो देखें उसके बाद फिर डिसीजन लें। तो देखो, पॉलिटी का कोर्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ये स्क्रीन पर पूरी चीजें लिखी हुई हैं। एनवायरमेंट का कोर्स मैंने प्रिपेयर किया, वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर पूरी चीजें देख सकते हैं। और कोई भी अगर समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करिएगा, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। ऐसे ही हमारा जो है वो इकोनॉमिक्स का कोर्स भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, सी सेट का कोर्स अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। तो ये पूरे कोर्सेज जो है वो वीडियो कोर्सेज हैं, प्लस इनमें सभी में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। कम से कम हजार प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो मिल जाता है, यानी कि अगर आपने एक बार कोर्स को परचेस किया तो इसको आप जो है वो लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जब चाहे तब आप, मिनिमम 2 साल तो रहेगा ही रहेगा, राइट। लाइफ टाइम में बोल रहा हूँ, बाई चांस अगर टेक्नोलॉजी में अगर कुछ इशू आता है, बट फिर भी हम 2 साल के लिए आपके लिए ये पूरी चीज अवेलेबल कराते हैं। और उतनी समय में तो आप अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर लोगे, अधिकारी बन जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। अगर बट देखो, शर्त सिर्फ इतनी है, कोर्स तो ले लोगे आप, बट आपको पढ़ना है और जैसा गाइड किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए अब आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रेडी मटेरियल आपको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। डेली जो ये आप लेक्चर देखते हैं इसकी आपको पीडीएफ मिलती है, इसके हैंडआउट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं प्रिंट आउट कराने के लिए। आपको वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप रिवीजन करते हैं, और आपको मंथली मैगजीन भी दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, इस ऑफर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के मंथली क्वेश्चन चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये यहाँ पर ये फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है तो मैंने आपको बताई दी। और बाकी मैं आपको एक मेंस के प्रोग्राम के बारे में, आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। ये देखो, अब एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जो प्रोग्राम इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। इसमें आपके आंसर्स को इंप्रूव किया जाता है। आप जो मतलब आपको, क्योंकि देखो प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस देना ही देना है, और स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मेंस की तैयारी भूल जाते हैं, सोचते हैं कि पहले प्री क्रैक करने पर काम करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे, फिर मेंस भी नहीं निकलेगा, फिर आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेंस की तैयारी अभी से आपका करना जरूरी है। तो आपको 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, आप आंसर देते हैं और आंसर में आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है कि आपको कैसे आंसर को इंप्रूव करना है, कि जिससे कि आपका आंसर जो है वो परफेक्ट बने, राइट। और इसके अंदर जीएस 1 2 3 4 सभी कवर्ड है, यूपीएससी लेवल का असेसमेंट करवाया जाता है, प्लस 6 एसए की भी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, करवाई जाती है। तो 3 महीने का ये बैच है, इसको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो चलो अब मैं आपको मिलूंगा कल, और कोई भी समस्या आती है मेरा नंबर है ही आप लोगों के पास, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।